नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और हम आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी लेकर आए हैं। ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये हमारी लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको कोई नहीं बता रहा है, शायद लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके ज़रिए हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझेंगे और कैसे उनको सॉल्व किया जाए उसको समझेंगे। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों हैं? हम लोगों को लगता है कि राइट करियर हो तब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लाइफ पार्टनर अगर सही हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हम मिलते हैं, अपने आप को इंक्लूड करके, मैंने देखा कि प्रॉब्लम्स किसी ख़ास वजह से हैं और जब तक वो वजह क्लियर नहीं होगी तब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मैंने उन लोगों से भी मिला हूँ और मैं भी खुद वही इंसान हूँ जो सोचता था कि मेरे पास एक स्टेबल करियर होगा तो मेरी प्रॉब्लम्स सब सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब स्टेबल मतलब एक नॉर्मल करियर चल रहा है काफ़ी सालों से, अब उसके बाद भी जो मन की उलझनें हैं, जो रोज़मर्रा की बोर्डम है, वो तो सॉल्व होती दिखती नहीं है। तो क्या करूँ फिर? मैं नौकरी करना छोड़ दूँ, पैसे कमाना छोड़ दूँ, परिवार छोड़ दूँ? नहीं, छोड़ने की बात नहीं है, समझने की बात है। जब मैं राजू के पास गया था, एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन, उनसे पूछा था मैंने कि सर अपना बिज़नेस मुझे चालू करना हो तो कब चालू करूँ, या कोई भी इंसान बिज़नेस में फेल क्यों होता है? He said that because people don't have ground. ऐसा कुछ नहीं होता जिसमें आप अपने आप को टिका सकें ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। मैं समझा नहीं, बिजनेसमैन आदमी, उसको मुझे सलाह देना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, बट द फर्स्ट थिंग ही सेड वाज, ऐसी कोई चीज़ तुम्हारी लाइफ में है जिसमें तुम अपने आप को ग्राउंडेड महसूस करते हो? मुझे लगा क्या ग्राउंडेड? ही सेड that you should have something spiritual. अगर खाली पैसा कमाना तुम्हारी लाइफ का एम है, then you will be very frustrated. अमीर बनना, रिस्पेक्टफुल बनना, ये बहुत फ्रस्ट्रेशन देती है, बिकॉज हम इस फिज़िकल बॉडी से दुनिया को जीते हैं और कुछ दिनों बाद जब लोग इस फिज़िकल बॉडी को हमको रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन वो रिस्पेक्ट कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है। फिज़िकल बॉडी ख़त्म हो जाती है तो रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। इसीलिए जो आदमी अपने आप को बहुत गहरे में स्पिरिचुअली एडवांस्ड नहीं कर सकता, वो ये बहुत मुश्किल है कि वो अपने आप को मटेरियली भी एडवांस कर ले। हो सकता है आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है, अगर आप लाइफ को पीसफुली एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा ढेर सारे पैसे कमाने का। ज़ेन योगा इस सिलसिले में बहुत क्लियर आंसर देती है। जब भी कोई पूछता है ज़ेन योगा से कि क्या आदमी को पैसे कमाने छोड़ देना चाहिए अगर योगी बनना है, तो स्पिरिचुअल बनना है, तो इसे नो, आदमी पैसे कमाए, अपने लिए वेल ऑफ बने, लेकिन ये याद रखे कि रुपए, पैसा, करियर ये मीन्स है, ये एंड नहीं है। ये किसी चीज़ को पाने का ज़रिया हो सकता है, लेकिन अपने आप में रुपए पैसे कमाना या रिस्पेक्ट कमाना, ये अगर लाइफ का एंड है तो यू विल बी अटरली फ्रस्ट्रेटेड। इस बॉडी का, इस लाइफ का पर्पस केवल रिस्पेक्ट और पैसा कमाना नहीं है। सर आप बिज़नेस के बारे में फिर क्यों समझा रहे हैं, 0 to 1 क्यों पढ़ा रहे हैं? तब आप, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज हम ही में से बहुत से लोग अभी इतने भी क्लियर नहीं है कि रोज़मर्रा की लाइफ में कैसे कंसिस्टेंसी आए। अगर पैसे भी कमाना है तो उसके लिए भी तो कंसिस्टेंसी चाहिए। तो पता है, 2 तरह के लोग हो गए हैं हम लोग लाइफ में नौकरी चाकरी करने की कोशिश करते हैं, रुपए पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उधर फ्रस्ट्रेशन होती है, तो उसको छोड़ करके हम स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाते हैं। हमको लगता है कि क्या पता ध्यान व्यान करके, मेडिटेशन करके लाइफ में शांति आ जाएगी और हम अपने आप को बेटर महसूस करेंगे, लेकिन होता ही नहीं है। एक भाई साहब से मेरी बात हुई अभी कुछ दिन पहले, बोल रहे थे पहले मैं रविशंकर जी के यहाँ जाकर ध्यान सीखता था, फिर बाद में ओशो को पढ़ना शुरू किया तो मुझे रविशंकर जी का बड़ा, मुझसे अच्छे ओशो लगे, और ओशो के बाद मुझे आपके कृष्णमूर्ति को मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे ओशो को छोड़ दिया, कृष्णमूर्ति को पढ़ना शुरू किया। देन ही सेड समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग वेरी स्ट्रेंज। ही सेड कि एक बार जब कृष्णमूर्ति को पढ़ लो तो आप नकली ज़िंदगी नहीं जी सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, और इन सब चीज़ों को करने में, मतलब आप ईमानदारी वाली ज़िंदगी जीने में बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। तकलीफ़ें, क्योंकि आप, मैंने कहा कैसे तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ती हैं? उन्होंने कहा कि आप जब ऑफिस में जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर 10 तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं।
और आपने कृष्णमूर्ति को पढ़ लिया है, स्पिरिचुअल हो गए आप, तो वो कन्फ्लिक्ट हो जाता है। एक तरफ आप झूठ बोलना पड़ रहा है, एक तरफ आप जानते हैं कि आपको सच बोलना चाहिए। क्या चीज़ है, लाइफ क्यों आगे नहीं बढ़ पाती? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम इज़ कि हम सॉल्यूशन समझते हैं और उस सॉल्यूशन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, क्योंकि अगर प्रॉब्लम समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, तब सॉल्यूशन प्रॉब्लम नहीं करते। तब ये नहीं होता कि मैं कुछ हूँ और कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल। छोटे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत सिंपल होती है उसकी लाइफ। ऐसे ही जो आदमी अपनी लाइफ को समझता है गहराई से, उसके लिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता। जो भी कॉन्ट्रडिक्शन है वो इसीलिए है क्योंकि मुझे अपनी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है लाइफ की, और मैंने सोल्यूशन समझ लिया है कृष्णमूर्ति से या किसी से, और उस सोल्यूशन को इस कंफ्यूज्ड प्रॉब्लम पे थोपने की कोशिश कर रहा हूँ। बिज़नेस में भी यही होता है कि मेरा बिज़नेस फेल क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन किसी ने कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन समझाया, उस सोल्यूशन को मैं अपने उलझे हुए बिज़नेस में, अपने फेल होते हुए बिज़नेस में चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बचता नहीं। थोड़ा सा 0 to 1 पढ़ेंगे, उसके बाद हम गौतम बुद्ध से कुछ बातें करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। 0 to 1 से हम समझेंगे कि आपके जितने भी लोग बिज़नेस करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया में, अपने आप को फ्यूचर की कंपनीज सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम देखेंगे कि किस तरह से कन्वेंशन हमको कभी हेल्प नहीं करता। कन्वेंशन जानते हैं क्या होता है? पुरानी ढर्रे, रूढ़िवादी परंपरा। बिज़नेस की दुनिया में अगर आप परंपरा पर विश्वास करते हैं तो आप फ्यूचर की कंपनीज नहीं बना सकते। लाइफ में भी यही है, स्पिरिचुअलिज्म में भी यही है। परंपरा, जो पुरानी चीज़ें चल रही हैं, अगर उसी को पकड़ के बैठे रहे तो आप भविष्य को नहीं क्रिएट कर सकते। पहले 0 to 1 चैप्टर नंबर 8 है, सीक्रेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और आज का टॉपिक ये है कि किस तरह से सीक्रेट, जो हम बिज़नेस के लिए एक सीक्रेट खोज रहे हैं, उस सीक्रेट में एक अजीबोगरीब केस है, बहुत बड़ी कंपनी का केस है। कन्वेंशन मतलब पुराने ज़माने के तरीके से, ढर्रे से, जैसे लोग कहते हैं ना, इसी तरह से चलो, नया कुछ करने की कोशिश मत करो। अगर उस तरह से आप चलते हैं तो क्या होता है? हाउ मस्ट यू सी द वर्ल्ड इफ़ यू डोंट बिलीव इन सीक्रेट्स। अगर आप सीक्रेट्स पे विश्वास करना छोड़ दो, चाहे स्पिरिचुअल सीक्रेट्स हो, चाहे मटेरियल सीक्रेट्स हो, या साइंटिफिक सीक्रेट्स हो, दुनिया के बारे में जब सीक्रेट्स के ऊपर विश्वास करना छोड़ दोगे तो दुनिया को कैसे देखोगे? you would have to believe we have already solved all the questions। तुम्हें ये विश्वास करके चलना पड़ेगा कि दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुके हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। इफ़ टुडेज़ कन्वेंशंस आर करेक्ट, अगर सब लोग बोल रहे हैं, जो पुराने ज़माने के लोग सही हैं और लोग सबकी मान्यताएं सही हैं, वी कैन अफोर्ड टू बी स्मग्स एंड कॉम्प्लेसेंट, गॉड्स इन हेवन, ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड। हमको ये मानना पड़ेगा कि दुनिया, ईश्वर वहाँ पर है और ये दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं ना। For example, a world without secrets would enjoy perfect understanding of justice। दुनिया में अगर सीक्रेट्स नहीं है तो जो परफेक्ट जस्टिस होती है वो चलती। Every injustice necessarily involves a moral truth that very few people recognize early on। जहाँ पर भी कोई गलत काम होता है, चोरी होती है, रेप होता है, मर्डर होता है, वहाँ पर कोई मॉरल, कोई नैतिक गलती होती है जो कुछ लोगों को, जो भविष्य के लोग हैं, जो दूरदृष्टि वाले लोग हैं, उनको बहुत पहले दिख जाती है। और वहीं पर जो ये गलतियाँ कर रहे हैं, जो चोरी कर रहा है, जो रेप कर रहा है, जो मर्डर कर रहा है, उसको ये गलतियाँ दिखती नहीं हैं। ये बहुत गहरी सेंटेंस है, बिज़नेस की बुक में है, लेकिन ये बहुत गहरी सेंटेंस है। एवरी इनजस्टिस, जितने भी दुनिया में अन्याय होते हैं, नेसेसरली इन्वॉल्व्स, उसमें क्या होता है? अ मॉरल ट्रूथ, एक नैतिक सच्चाई, दैट वेरी फ्यू पीपल रिकॉग्नाइज अर्ली ऑन। जैसे आप और हम हैं, अगर हम ये देख लें कि मैं अपने नौकर के ऊपर चिल्ला रहा हूँ या उसको मार रहा हूँ, आप देखते हैं कि आसपास अगर कोई किसी नौकर को पीट रहा है, मार रहा है, अगर आपको ये नहीं लगता कि वो गलत हो रहा है, तो आप भी उसी इनजस्टिस का पार्ट हैं। इसीलिए दुनिया में रेवोल्यूशंस होते हैं, इसीलिए लोग गवर्नमेंट्स को हटाती हैं अपने देश से। क्यों? ब्रिटिश को क्यों हटाया इंडिया ने?
क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ें हैं जो गलत हैं. At first, only a small minority of abolitionists knew that slavery was evil. शुरू में जब दुनिया में गुलामी चल रही थी, गुलामियत चल रही थी, पता है ना गुलामी क्या होती है? जैसे आज तो नौकर चाकर होते हैं, लेकिन आप उसको पे करते हैं, उसको छुट्टी देते हैं. अगर वो नहीं आना चाहता है तो आप उसको बोलते हैं ठीक है मत आओ. किसी भी दिन नौकर चाकर आपको मना कर सकते हैं कि हम नौकरी नहीं करेंगे, हम आपके गुलाम नहीं हैं. लेकिन आज से काफ़ी साल पहले ऐसा था नहीं. लोग जैसे जानवर खरीदते हैं ऐसे इंसानों को खरीदते थे और उनको यूज़ कराते थे, उनसे रात रात भर काम कराते थे, तब तक काम कराते थे जब तक मर न जाए. तो सबको नहीं पता था सर, ये तो नॉर्मल कन्वेंशन था, सब लोग मानते थे कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन बहुत कम लोग ऐसे थे शुरू में, आज से सैकड़ों साल पहले, कि गुलामी गलत है. बहुत कम लोग मानते थे, उनको पागल लोग मानते थे. उनको बोल रहे हैं वेरी स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ एबॉलिशनिस्ट्स, जो कहते थे ख़त्म होना चाहिए. आज की डेट में मैं जिस तरह से स्कूल चल रहा है उसका मैं एबॉलिशनिस्ट हूँ. मैं चाहता हूँ इस तरह के स्कूल भविष्य में ना हो. माइनॉरिटी देखिए मेरे हिसाब से स्लेवरी चल रही है. बट इट वॉज स्टिल अ सीक्रेट इन 19th century. द व्यू हैज़ राइटली बिकम कन्वेंशन. आज तो वो कन्वेंशन हो चुका है. आज सबको पता है कि स्लेवरी गलत है. सती प्रथा आपको और हमको पता है गलत है, लेकिन पता है आज के 200 साल पहले जब सती प्रथा चलती थी कैसे मारते थे औरतों को. जब पति मर रहा है और पत्नी जिंदा है तो पत्नी को ज़बरदस्ती उस पर बिठाते थे, डंडे से मार मार के उसको पति की चिता में बिठा देते थे. सब लोग मानते थे कि उसको मर जाना चाहिए. तो अब लेकिन पता है हम लोग को ये गलत है. उस समय अब कन्वेंशन हो गया, लेकिन उस समय तो सीक्रेट था. टू से that there are no secrets left today would mean that we live in a society with no hidden injustice. क्या आपको नहीं दिख रहा है दुनिया में कोई भी छुपी हुई इनजस्टिस? अगर किसी स्कूल के बच्चे जाकर के सुसाइड कर रहे हैं, क्यों मरने की ज़रूरत पड़ रही है उनको? दूसरे को भी नहीं मार रहे, खुद को मार रहे हैं. कोई बच्चा अगर अपने आप को मार रहा है, पत्नी अपने आप को मार रही है, पति अपने आप को मार रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो इनजस्टिस हो रहा है दुनिया में. तो कोई इनजस्टिस आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? इन इकोनॉमिक्स अगर रुपए पैसे में देखा जाए, डिसबिलीफ इन सीक्रेट लीड्स टू फेथ इन एफिशिएंट मार्केट्स. अगर आप सीक्रेट्स के ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे तो आप एफिशिएंट मार्केट की तरफ जा रहे हैं. एफिशिएंट मार्केट क्या होता है? मतलब जहाँ पर हर चीज़ सही तरीके से बन रही है और एकदम सही तरीके से मिल रही है, जितना कम से कम रेट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल रही है. लेकिन अभी भी वैसा है नहीं. बट द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनेंशियल बबल्स, लेकिन आज जो बड़े बड़े बबल्स आते हैं, शोज मार्केट्स कैन हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इनएफिशिएंसीज. जैसे 1999 में इंटरनेट का बबल आया था. एंड द मोर पीपल बिलीव इन एफिशिएंसीज द बिगर द बबल गेट्स. लोग विश्वास करते हैं कि कुछ चीज़ों से दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं. कुछ बड़े इन्वेंशन कर दिए जाएँ, कुछ बड़े बिजनेसेस कर दिए जाएँ, कुछ बड़े क्रांति कर दी जाए तो उससे दुनिया बदल जाएगी. इसको बोलते हैं बिलीविंग इन एफिशिएंसीज. तो जितना ही आप एफिशिएंसीज पे बिलीव करेंगे उतना ही आप कुछ कर सकते हैं. बोले सही बात है, इसमें कुछ गलतियां भी होती हैं, लेकिन विश्वास करने से ही आप गलतियां भी करते हो और सोल्यूशन भी आता है. Nobody wanted to believe that internet was irrationally overvalued. जब इंटरनेट का बूम आया था आज से 20 साल पहले, तो कोई इस बात को विश्वास करने को तैयार नहीं था कि इंटरनेट की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो ओवर वैल्यूड है. थी उस समय ओवर वैल्यूड. ऐसी कंपनीज जिसमें कोई एम्प्लॉय था ही नहीं, कंपनी का खाली वेबसाइट रजिस्टर करके लाखों रुपए इन्वेस्टर से पैसे ले जा रहे थे, वो ओवर वैल्यूड कंपनी थी. लेकिन लोग इसको विश्वास करने को तो रेडी थे ही नहीं. द सेम वॉज ट्रू ऑफ हाउसिंग इन 2005. 2005 में हाउसिंग के साथ हुआ था. आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं, उनके करोड़ों रुपए फ्लैट्स में रखे हैं. लोग जब ज़्यादा पैसे होते हैं ना तो बैंक में नहीं रखते, फ्लैट्स खरीद के रख देते हैं. 10, 15, 20, 50, 100 फ्लैट्स रख देते हैं. मान लीजिए मैंने 100 फ्लैट खरीदा 100 करोड़ का मार्केट में, और उम्मीद है मुझे कि 2 साल या 5 साल बाद वो डबल हो जाएगा. लेकिन मार्केट क्रैश हो गया, डबल नहीं हुआ. लेकिन इसी बिलीफ पर, तो इसको एफिशिएंसी तो बोलते हैं कि मेरा पैसा यहाँ पर रहेगा और बड़ा हो जाएगा, डबल हो जाएगा. एलन ग्रीनस्पैन had to acknowledge some signs of fourth in local markets, but stated that bubble in home prices for the nation as the whole does not appear likely.
एलन ग्रीनस्पैन ने पहले कहा था, बहुत बड़ा फाइनेंशियल एडवाइज़र था, ही वॉज प्रेजिडेंट्स एडवाइज़र इन US। उसने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि कोई फाइनेंशियल बबल आने वाला है, लेकिन आया। दुनिया में बहुत बड़ा रिसेशन आया फाइनेंशियल, इसकी वजह से। The prices for the nation as a whole does not, the market reflected all knowable information and couldn't be questioned। ये थोड़ा सोचिए, ये जो ढेर सारी कंपनीज डूबती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम यंग लोग ही इसको समझें, बिकॉज अगर हम कल को बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं और हम इस तरह के कचरे में नहीं फंसना चाहते, ये कचरे हैं ना। कोई मुझसे कहता है कि सर आप तो जानते ही हैं, मैंने जाकर एक जगह लखनऊ में पैसे फंसा दिए ज़मीन में। अब वो पैसे मुझे क्लियरली पता नहीं कि कहाँ कब मिलेंगे ज़मीन के, तो फंसा मैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप और हम समझें, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो समझें कि कैसे बबल्स बनते हैं। ये उसी को समझाने की कोशिश है। जब बबल आया, इंटरनेट का बबल आया, मार्केट में ज़मीनों का बबल आया, फ्लैट्स का बबल आया। बबल मतलब लोगों ने ढेर सारा पैसा लगाया इस उम्मीद में कि पैसा मिलेगा, लेकिन आया नहीं। तो उस समय जो पैसा लगा रहे थे, उस समय लोगों को लग रहा था कि हर चीज़ क्लियर है यार, पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। Then home prices fell across the country and the financial crisis of 2008 wiped out trillions, billions भी नहीं, trillions मार्केट से ख़त्म हो गए लोगों के। मैंने लगाया 1 करोड़ का घर लिया, 1 करोड़ की घर की कीमत आधी हो गई, तो जो पैसा लगाया था वो तो ख़त्म, मार्केट से मेरा पैसा वाइप्ड। The future turned out to hold many secrets that economists could not make vanish simply by ignoring them। फ्यूचर में ढेर सारी सीक्रेट्स हैं जो इकोनॉमिक्स खाली आंख बंद कर लेंगे तो गायब नहीं हो जाएंगी। एक बहुत बड़ी कंपनी है, हम लोग उसके सामान यूज़ करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि उस कंपनी का स्टेटस क्या है, कैसे वो बड़ी हुई, कैसे छोटी हुई। दिस इज़ द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू टुडे। HP का नाम सुना है? क्या बनाती है? HP कंप्यूटर्स बनाती है, प्रिंटर्स बनाती है। What happens when the company stops believing in secrets? जब कोई कंपनी सीक्रेट्स पे विश्वास करना बंद कर देती है तो क्या होता है? The sad decline of HP, Hewlett Packard provided a cautionary tale। आपको एक ऐसी कहानी बताएगी जिसको सुन करके आप कॉशियस हो जाएंगे अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस के लिए बहुत सतर्क होकर चलेंगे कि जैसे आपका सीक्रेट्स पर से विश्वास ख़त्म हुआ गए। 1990 में, कितने साल पहले आज से? तकरीबन 27 साल पहले। द कंपनी वॉज वर्थ $9 बिलियन, 9 अरब डॉलर की कीमत थी, करीब 54,000 करोड़ की कीमत इंडियन रुपए के हिसाब से। अच्छी कीमत थी। देन केम अ डेकेड इन्वेंशन, 10 साल तक के इन्वेंशन करते रहे, इतने पैसे थे इनके पास, खूब खोज की। 1991 में कुछ आया। HP रिलीज्ड डेस्क जेट 500C, द वर्ल्ड्स फर्स्ट अफोर्डेबल कलर प्रिंटर, पहला कलर प्रिंटर जो आम आदमी खरीद सकता था। 1993 में, 2 साल बाद, 10 साल की उन्होंने खोज की, उसके बाद सबसे पहला प्रोडक्ट ये निकाला। 92 साल बाद इट लॉन्च्ड द ओमनी बुक, वन ऑफ द फर्स्ट सुपर पोर्टेबल लैपटॉप्स, आराम से उठा कर कहीं भी ले जा सकते हैं, पहला लैपटॉप आया। द नेक्स्ट ईयर, 1 साल बाद, HP रिलीज्ड ऑफिस जेट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल इन वन प्रिंटर, फैक्स एंड कॉपियर। पहले मुझे याद है यार, पता है फैक्स करना होता था, इतना महंगा था। आज हम लोग क्या करते हैं, मेल कर देते हैं, वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लीजिए, प्रिंट आउट भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज तो सब कुछ एकदम सस्ता हो गया, फ्री हो गया है। बट आपको, मुझे याद है मैंने अपनी मेडिकल की सर्टिफिकेट्स इलाहाबाद से बम्बई भेजी थी फैक्स करके। अब तो फैक्स ख़त्म ही हो गया है, कोई करता नहीं है। पता है क्या कॉस्ट पड़ता है एक कागज़ भेजने का? 250-300 रुपये। इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो पहली बार प्रिंटर, फैक्स और कॉपियर, तीनों चीज़ की कंबाइंड मशीन आई थी। द रिलेंटलेस प्रोडक्ट एक्सपेंशन पेड ऑफ, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बार बार निकाल रहे थे लोग, खोज कर रहे थे, सीक्रेट्स खोज रहे थे, उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ उनको। HP वॉज वर्थ, पता है कितना? $9 बिलियन, बढ़ करके कितना कीमत हो गई होगी उसकी, कोई अंदाज़ा? आपके हिसाब से $50 बिलियन, उसकी कीमत हो गई थी $135 बिलियन। ऑलमोस्ट कितने गुना? 15 गुना से भी ज़्यादा। 2000 मतलब ऑलमोस्ट कितने, 10-12 साल के अंदर सन 2000 में। बट स्टार्टिंग इन लेट 99
व्हेन HP इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू ब्रांडिंग कैंपेन, अब डिक्लाइन शुरू हो गया। अब पता है HP ने क्या किया, 99 में, लेट 99 में एक नया ब्रांडिंग कैंपेन चालू किया। ब्रांडिंग कैंपेन मतलब पब्लिक को ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, इसको ब्रांडिंग बोलते हैं, ब्रांडिंग कैंपेन। उसने क्या ब्रांडिंग कैंपेन शुरू किया, अराउंड दैट इम्पेरेटिव टू इन्वेंट, इट्स स्टॉपिंग इन्वेंटिंग थिंग्स। उसने दुनिया को बोलना शुरू कर दिया कि हम इन्वेंट कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं। न्यूज़ में, मीडिया में, इंटरनेट, सब जगह पर न्यूज़ आती थी कि HP इन्वेंट कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं। जो आदमी करता है इन्वेंट, चुप चुप के करता है, बताता नहीं। इन्होंने बताना शुरू किया। असल में वो इन्वेंट करना बंद कर रहे थे। इट स्टॉप्ड इन्वेंटिंग थिंग्स, उस समय उसने बंद कर दिया था। 2001 में द कंपनी लॉन्च्ड HP सर्विसेज। अब वो प्रोडक्ट नहीं बनाता था, अब उसने क्या लॉन्च किया, HP सर्विसेज, अ ग्लोरीफाइड कंसल्टिंग एंड सपोर्ट शॉप, जिसमें लोग आकर के, आपकी अगर कंपनी है कंप्यूटर की, कॉपियर की, प्रिंटर की, तो हमसे पूछिए, हम आपको सेटअप करने के लिए सिखाएंगे कैसे। इसी तरह की कंपनीज लगाई जाती, कंसल्टिंग बोलते हैं, सपोर्ट शॉप। इन 2002 में, 2 साल बाद, HP मर्ज्ड विद कॉम्पैक के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ दिया, क्योंकि स्ट्रगल कर रहे होंगे, प्रेज्यूमली बिकॉज इट डिडंट नो व्हाट एल्स टू डू, क्योंकि शायद इसको पता नहीं था क्या करना है मुझे फ्यूचर में, सीक्रेट है ही नहीं कोई खोजने को। 2005 में द कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज प्लंज्ड, नीचे गिर गई, टू $70 बिलियन, आधी हो गई 5 साल के अंदर। जो 10 साल में 15 गुना हुई थी, 5 साल में आधी हो गई। रफली हाफ ऑफ व्हाट इट हैड इन जस्ट 5 years अर्लियर, 5 साल जो पहले थी। ये बड़ी खास चीज़ है, जो चेंज हुआ है ना, क्यों हुआ, थोड़ा देखिए इसका वजह क्या था। HP's बोर्ड वॉज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द डिसफंक्शन। जहाँ बोर्ड मेंबर्स होते हैं ना, सारे के सारे डायरेक्टर्स होते हैं, वो पूरा जो डायरेक्टर्स थे वो एक तरह का केओस था, कन्फ्यूजन था वहाँ पे। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कंपनी को कहाँ ले जाना है, कोई लीडर नहीं था उसमें। इट स्प्लिट इन 2 फैक्शंस, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था बोर्ड उसका। ओनली वन ऑफ विच केयर्ड अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी, खाली एक ग्रुप था जो केयर करता था कि हमको नई टेक्नोलॉजीज बनानी है। दैट फैक्शन वॉज लेड बाई टॉम पार्किंस, कोई बंदा होगा जो पैशनेट रहा होगा, वो चलाता था उस पोर्शन को जो नए नए प्रोडक्ट्स में उसका इंटरेस्ट था। सीक्रेट खोजो, रिसर्च करो। एन इंजीनियर who first came to HP in 1963 to run company's research division as at the personal request of Bill Hewlett and Dave Packard। जब इन लोगों ने बनाया था, हेलवेट, ये 2 पार्टनर्स थे, बिल हैवलेट एंड डेव पैकार्ड, इन लोगों ने उसको प्लीज़ रिक्वेस्ट किया था कि तुम्हारे जैसे साइंटिस्ट हमको चाहिए, हमारे यहाँ आओ और हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट संभालो। उसके रिक्वेस्ट पे आया था वो आदमी। एट 73 year old in 2005, Perkins may as well have been a time traveling visitor from a bygone age of optimism। काफ़ी साल पहले था यहाँ पे, अब तो बूढ़ा हो गया बेचारा। अब अगर आकर देखेगा उसको लगेगा ठीक है यार, हो तो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके दिन चले जा चुके हैं अब। He thought the board should identify the most promising new technologies and have them HP to build them। बोलते कुछ दिक्कत नहीं है, अगर कंपनी गिर रही है तो देखो मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हॉट चल रही हैं, जो चीज़ मार्केट में बिकेगी उसमें टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करो, एडवांस करके बनाओ और तुम्हारी कंपनी फिर से रिवाइव हो जाएगी। बट पार्किंस फैक्शन लॉस्ट आउट ऑफ इट्स राइवल, लेकिन जो उसी कंपनी के उन्हीं के राइवल्स थे, HP के दूसरा ग्रुप था, उसकी वजह से ये बात मारी नहीं गई। लेड बाई चेयर वुमेन, क्योंकि उसका जो राइवल था उसको कौन चेयर कर रहा था, एक औरत, उसका नाम था पैट्रिशिया डन। वो क्या काम करती होगी, किस बिजनेस में होगी, किस प्रोफेशन में होगी, रिसर्च साइंटिस्ट होगी, नहीं, शी वॉज अ बैंकर बाई ट्रेड, बैंकिंग जॉब थी उसकी। डन आर्ग्यूड दैट चार्टिंग अ प्लान फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी वॉज बियॉन्ड द बोर्ड्स कंपिटेंस। बोलते हम बोर्ड्स और डायरेक्टर्स, हमारा काम थोड़ी है रिसर्च खोजना, कौन कौन से हॉट टेक्नोलॉजी चल रही है, चले साइंटिस्ट को लेकर आए। अब हम कितना पैसा देना पड़ेगा तुम्हें पता है? अरे यही तो करके कंपनी बनी है, उसका हम नहीं कर सकते। शी थॉट द बोर्ड शुड रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टू अ नाइट वॉचमैन्स रोल। तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, कंपनी के जो सबसे सीनियर मेंबर्स हैं बोर्ड, उनको एक ही काम करना चाहिए, नाइट वॉचमैन का काम।
वॉज एवरीथिंग प्रॉपर इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कि सब कुछ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में सही तो चल रहा है, कोई चोरी चपारी तो नहीं कर रहा है. वर पीपल फॉलोइंग ऑल द रूल्स, क्या सब लोग टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं. कंपनी ख़त्म, मर रही है अब कंपनी. एमिड दिस इन फाइटिंग, इस जो बीच में लड़ाई चल रही थी कंपनी में, समवन ऑन द बोर्ड स्टार्टेड लीकिंग इन्फॉर्मेशन टू द प्रेस. फिर इन्फॉर्मेशन अखबार को जाना शुरू हो गया. फिर क्या किया इस औरत ने, when it was exposed that Dunn arranged a serial of illegal wiretaps to identify the source, the backlash was worse than the original dissension and the board was disgraced. लोगों के कमरों में, लोगों के ऑफिसेज में उसने वायर टैपिंग कर दी, देखी कौन कौन मेरे खिलाफ बात कर रहा है. जब ये बाहर न्यूज़ पहुंची तो पता चला कि ये कंपनी तो डूब रही है, ख़त्म हो रही है. As a result, by late 2012, HP was worth just $23 billion, not much more than it was worth in 1990. 1990 में कितना था? 9 था, बस डबल. 25 साल में 15 गुना ऊपर गई, फिर नीचे आ गई. अगर आपको नहीं लगता कि भविष्य में कुछ है खोजने के लिए, खाली कन्वेंशन से चलेंगे, देन देयर इज़ नो होप. कल हम स्पेशल केस पढ़ेंगे इसका 0 to 1 का. अभी तक हम लोग 0 to 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम चाहते हैं बिज़नेस को डेवलप करने के लिए somebody has to be there to see that there is secret in the world to do business. बट ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आदमी को ये लगेगा मेरे अंदर में सीक्रेट है, जब हमको अपने पर विश्वास होगा, जब हमको लगेगा कि मेरे अंदर में कुछ खास है, तभी तो मैं खोजूंगा दुनिया में. दैट इज़ वाई आई से दैट स्पिरिचुअलिज्म शुड बी द कोर, शुड बी द फाउंडेशन ऑफ एनीबडी, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे स्कूल चलाने वाला बंदा हो, चाहे नेता हो. अगर उसका कोर उसका स्पिरिचुअल नहीं है तो बहुत दिन तक कुछ नहीं कर पाएगा. और स्पिरिचुअल कोर मतलब क्या? स्पिरिचुअल कोर मतलब wanting to understand what is the secret of humanity, what is the secret of this body, जो हम गौतम बुद्ध की बुक से समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो जो बंदा अपने आप को समझेगा वो बिज़नेस को भी समझेगा, दुनिया को भी समझेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ही विल अंडरस्टैंड हिमसेल्फ. दैट इज़ द मैजिक. कल हम पढ़ रहे थे यहाँ पे हैप्पीनेस एंड इमोर्टैलिटी में कि किस तरह से गौतम बुद्ध का जो बुझना है, एक्सटिंग्विशिंग है, वो अलग है. याद है आपको कि गौतम बुद्ध का बुझना मतलब दिए की तरह मर जाना, गायब हो जाना नहीं है. उसका बुझना मतलब अंदर में से सारे डिज़ायर्स, सारी एजिटेशंस शांत हो चुकी हैं. पीसफुल स्टेट, जिसकी वजह से बुद्धा बोलते हैं कि मुझे हैप्पीनेस महसूस होती है. वो पीस और हैप्पीनेस दोनों एक ही होती है. आगे पढ़ते हैं आज. गौतम से कोई बोल रहा है, गौतमा आई एम बर्निंग विथ क्रेविंग फॉर प्लेजर, मुझे प्लेजर के लिए मैं बहुत तरस रहा हूँ. मूव्ड बाई कंपैशन, और मेरे अंदर में दया भी है, कंपैशन भी है. शो मी एक्सटिंक्शन, कैसे मैं अपने आप को शांत करूँ. गौतम बुद्धा बोलते हैं बिकॉज योर परसेप्शन इज़ रॉन्ग, तुम दुनिया को जब देखते हो ना, तुम ठीक से देख नहीं पा रहे हो, परसेप्शन तुम्हारी गलत है. योर माइंड बर्न्स, इसीलिए तुम्हारा दिमाग, मन जल रहा है. एनहिलेट, ख़त्म कर दो एवरी अटैक ऑफ कॉम्प्लेसेंसी. अगर तुम्हारे ऊपर अटैक होते हैं रोज़ कॉम्प्लेसेंसी के और कंसीट के, अगर इनको तुम हरा सको, इनको तुम ख़त्म कर सको, देन यू विल बी ट्रैंक्विलाइज, तब तुम शांत हो जाओगे. ये कॉम्प्लेसेंसी और कंसीट पता है क्या है? जिसको हमको हराना है, ख़त्म करना है. कॉम्प्लेसेंसी का मतलब सेल्फ एडमिरेशन. शीशे में देखते हैं और हमको लगता है वाह क्या हीरो हूँ मैं. अपने बारे में जो भी फीलिंग आती है, अपने को अच्छा महसूस करने की, वो फीलिंग ख़तरनाक है एक स्पिरिचुअल आदमी के लिए. इसको हराना है. दूसरा कंसीट, कंसीट का मतलब है अपने ऊपर गर्व, अपने ऊपर घमंड. अगर आता है इसका मतलब खतरा है. यहीं से डिज़ायर पैदा होती है. डिज़ायरलेस द आई ऑफ विजडम हैज़ अटेन्ड टू पीस. ये हिंट कर रहे हैं गौतम बुद्ध कि मैंने शांति कैसे महसूस की. जब मैं डिज़ायरलेस हुआ, जब मेरे अंदर इच्छाएँ ख़त्म हो गई, मेरी आँखें जो ज्ञान से भरी हुई थी उसके अंदर से डिज़ायर ख़त्म हो गई, मैंने शांति को महसूस किया. ही इज़ कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड. जब तुम्हारे अंदर से डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी, और डिज़ायर ख़त्म कैसे होती है? जब आप समझते हैं अपनी प्रॉब्लम को, अपनी लाइफ को. नो लॉन्गर ग्रास्पिंग, अब मैं कुछ ग्रास्प करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कुछ पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. ही हैज़ कम्प्लीटली कंटेम्पलेटिव पीस.
अब वो अंदर में बहुत विचारों से आने वाला पीस है। शांत बैठकर जब मैं दुनिया को देखता हूँ, चलते फिरते उठते बैठते, तो मुझे चीज़ें दिखती हैं और उसमें से एक शांति आती है। एंड अमंग दोज हु आर बर्निंग ही इज़ एक्सटिंग्विश्ड। और आसपास जब मैं देखता हूँ लोग जल रहे हैं, डिज़ायर से जल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन से जल रहे हैं, मैं अपने आप को कैसा महसूस करता हूँ? एक्सटिंग्विश्ड, शांत, बुझा हुआ, हैप्पी। थिंकिंग दस, इस तरह से जो सोचता है, माई एल्योरमेंट्स हैज़ बीन होली इरेडिकेटेड। अब मुझे कोई भी चीज़ एल्योर नहीं करती, कोई भी चीज़ मुझे आकर्षित नहीं करती अपनी तरफ। इरेडिकेटेड बाय बर्निंग एनिहिलेटेड, जो मेरे अंदर में इच्छाओं की आग थी वो बुझ चुकी है। एंड आई हैव बिकम कूल, अब मैं शांत हो चुका हूँ। एक्सटिंग्विश्ड, बुझ चुका हूँ मैं। एनिहिलेटेड इज़ द प्रीवियस बिकमिंग, इससे पहले जो मेरे अंदर बिकमिंग थी, कुछ बनना चाहता था, वो शांत हो चुकी है। देयर इज़ नो न्यू बिकमिंग, और अब मुझे भविष्य में कुछ बनने वाला नहीं हूँ मैं। द माइंड इज़ नॉट अट्रैक्टेड टू द फ्यूचर बिकमिंग, और अब मन भविष्य की तरफ भी कहीं अट्रैक्टेड नहीं है कि मैं कुछ और बनना चाहता हूँ। इन दोज हु हैव एनिहिलेटेड दिस जर्म, जिन्होंने भी अपने अंदर में भविष्य में कुछ बनने का जो जर्म है उसको ख़त्म कर दिया है। द विल नो लॉन्गर ग्रोज, उसके अंदर में विल अब उसको परेशान नहीं करती, वो बढ़ बढ़ के कुछ करवाती नहीं है उससे। दिस लैम्प आर द वाइज एक्सटिंक्शन, ये वही लैम्प है जो समझदार लोग उसको समझदारी से बुझा देते हैं। बुद्धा नो लॉन्गर बर्न्ड, बुद्धा अब जलते नहीं अंदर। फॉर द फ्लेम्स ऑफ क्रेविंग, क्योंकि उनके अंदर में जो इच्छाओं की क्रेविंग की फ्लेम्स थी, विच हैड लॉन्ग बीन सिंस एक्सटिंग्विश्ड, क्योंकि बहुत समय से उसको उन्होंने बुझा दिया था। एंड सो इन रिस्पेक्ट ऑफ हिम वन देवता कुड क्लेम, कोई बंदा बोल सकता था उनके बारे में, ट्रूली डू आई बिहोल्ड अ ब्राह्मण हु हैज़ लॉन्ग सिंस बिकम होली एक्सटिंग्विश्ड। लोग बोल को जब देखते थे उनको असली ब्राह्मण बोलते थे, जो ब्रह्म हो चुके हैं। और वो ऐसा बंदा है जो बहुत समय पहले ही उसके अंदर में से सारी इच्छाओं का जो जलना था वो ख़त्म हो चुका है। इच्छाओं का जलना बोल रहे हैं। हमको अभी भी लगता है कि इच्छाएं ऐसी हैं, इसको हम पूरा कर लें। उसने देखा था उस बच्चे को, यहाँ बैठा हुआ है बेचारे को, एक फ़ोन ख़रीद कर लाया है, परेशान है कि फ़ोन मुझे बेचना है, लेकिन नए फ़ोन के लिए बड़ा एक्साइटेड है। एक तरफ की इच्छा भी ख़त्म हुई नहीं, नई इच्छा के लिए ऑलरेडी डिज़ायर पैदा हो रही है। We find this meaning elsewhere, although it is expressed there in different words। और भी जगहों पर इस तरह की चीज़ें डिस्कस की गई हैं। बुद्धा के हिसाब से उनका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है, कहाँ से उनको खुशी मिलती है। अगर कोई पूछता है मुझसे कि सर हैप्पीनेस का सोर्स क्या है, तो ये पैराग्राफ उसी का आंसर है। लॉर्ड रिप्लाइड, आई एम नॉट अ ब्राह्मण, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ। आई एम नॉट अ प्रिंस सन, मैं कोई राजा का बेटा नहीं हूँ। आई एम नो सिटीज़न, मैं इस धरती का भी कोई सिटीज़न नहीं हूँ, नागरिक नहीं हूँ। आई एम नॉट एनीबडी एट ऑल, मैं कुछ हूँ ही नहीं। आफ्टर पासिंग थ्रू द रेस ऑफ वर्ल्डलिंग्स, इस दुनिया के लोगों के बीच में से जब मैं गुजर के जा रहा हूँ, आई वॉन्डर एज थिंकर इन द वर्ल्ड विदाउट बीइंग एनीथिंग, मैं बिना कुछ बने एक थिंकर की तरह गुजरता हूँ, किसी से आइडेंटिफाई बिना किए। क्लैड इन अ मॉन्क्स रोब, ये जो साधुओं का कपड़ा मैंने अपने ऊपर डाल रखा है, उसके साथ आई वॉन्डर एज वन हु इज़ होमलेस, मैं एक ऐसे आदमी की तरह चलता हूँ जिसका कोई घर नहीं है। विथ क्लोज्ड क्रॉप्ड हेयर, बाल मैंने छोटे छोटे करा रखे हैं, क्योंकि उसमें फैशन हुआ करता था बालों को लंबे लंबे रखना, उसकी देखभाल करना, उसमें तेल लगाना, तो उन्होंने छोटे छोटे कर रखे थे। विथ ईगो पर्सनैलिटी होली एक्सटिंग्विश्ड, और जो मेरे अंदर में अहंकार की जो भावना थी वो पूरी तरह से शांत। विदाउट अलाउइंग माई सेल्फ टू बी पॉल्यूटेड, एक ख़ास चीज़ से मैं अपने आप को कभी पॉल्यूट नहीं होने देता। कोई गेस किस चीज़ से अपने आप को पॉल्यूट नहीं होने देते? बाय द ग्रीड ऑफ मैन, जो लोगों को ग्रीड पकड़ लेती है, लालच पकड़ लेती है, उससे मैं अपने आप को पॉल्यूट नहीं होने, गंदा नहीं होने देता मैं। इस चीज़ को टू इलस्ट्रेट दीज आइडियाज़ वी मे कंपेयर फ्यू मोर स्टेटमेंट्स फ्रॉम बुद्धिस्ट कैनन, और भी कुछ बातें आप कंपेयर करिए। बुद्धा के वर्ड है, बुद्धा कह रहे हैं वॉट द वाइज डिक्लेयर टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, जो समझदार लोग बोलते हैं दुनिया में है, दैट आई ऑल्सो डिक्लेयर, मैं भी बोलता हूँ है दुनिया में। ओनली इन डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग डू आई सी सैल्वेशन ऑफ लिविंग बींग्स। जब दुनिया से पूरी तरह से डिटैचमेंट हो जाएगा, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि दुनिया छोड़ करके जंगल में भाग जाओ, आश्रम में भाग जाओ।
डिटैचमेंट का मतलब ये है दुनिया को एज इट इज़ देख पाना कि कैसे दुनिया मरने वाली है, ख़त्म होने वाली है, इसलिए उसके साथ कोई इमोशनल जोड़ नहीं रखना। जब आपका डिटैचमेंट हो जाएगा दुनिया से, तब आपका असली सैल्वेशन होगा। ओनली आफ्टर गिविंग अप थर्स्ट, जब तुम प्यास छोड़ दोगे, वन स्पीक्स ऑफ निब्बाना, तभी तुम्हारा निर्वाण होगा। बाई गिविंग अप डिज़ायर अ मैन कट्स थ्रू एवरी लेटर, जब डिज़ायर ख़त्म हो जाता है, सारी फेटर्स सारी इच्छाओं से वो कट जाता है, जब वो इच्छाओं को त्याग देता है तब। वॉट डज़ ही गिव हु वॉन्ट्स टू गिव एवरीथिंग, वो क्या देता है वो इंसान जो हर चीज़ देना चाहता है। वॉट डज़ ही गिव हु वॉन्ट्स टू गिव एवरीथिंग, जो आदमी सब कुछ देना चाहता है वो क्या देता है दुनिया को फिर। ही मेक्स नोन दैट बुद्धाज टीचिंग गिव्स एवरीथिंग, फिर उसके लिए एक ही काम रह जाता है कि बुद्धा की टीचिंग की वजह से सब कुछ मिल जाता है, फिर उसको कुछ और चाहिए नहीं, फिर वो देता ही है। लेकिन क्या देता है? बुद्धा की टीचिंग। ही गिव्स एन अबाइडिंग होम, बुद्धा की टीचिंग से क्या मिलता है तुम्हें? एक ऐसा घर जहाँ तुम शांत से रह सकते हो। एंड गिव्स इमोर्टैलिटी, अब वो आपको देता है इमोर्टैलिटी। एक ऐसा इंसान, बुद्ध खुद, जो दुनिया से अलग हो चुका है, इसको डिज़ायर्स परेशान नहीं करती, अब वो अपना सब कुछ देना चाहता है आपको, ले लीजिए, तो वो और फाइनली क्या देता है आपको? ये देता है इमोर्टैलिटी। फॉर हिम हु कंट्रोल्स हिज बॉडी, जो अपने लिए अपनी बॉडी को कंट्रोल रखता है, खाने पीने में, उठने बैठने में, हिज स्पीच, अपने शब्दों को कंट्रोल करके रखता है, हिज थॉट्स, अपने विचारों को रेगुलेट करके रखता है। देयर इज़ आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद एक ख़ास चीज़ है उसके लिए, अ प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन, एक ऐसी जगह जहाँ पर वो प्रोटेक्टेड रहता है, बचा हुआ रहता है। अ प्लेस ऑफ कंसीलमेंट, एक ऐसी पनाह, एक ऐसी आड़। एन ओएसिस, मरने के बाद एक ओएसिस रहती है, वो कहीं दुनिया में फंसता नहीं है। द वाइज हु इंजर नो बीइंग, जो इंसान किसी और को नुकसान नहीं पहुँचाता। एंड कीप देयर पर्सनैलिटी वेल इन चेक, जो अपनी पर्सनैलिटी को जंगली नहीं होने देता, एकदम सुडौल संभाल के रखता है, चेक में रखता है। गो टू द अनचेंजेबल प्लेस, वो कहाँ जाता है? एक ऐसी जगह पर जो कभी बदलती नहीं है। वेयर दे आर नो लॉन्गर वेड डाउन बाई द ग्रीफ, जहाँ पर दुखों से उनको दबाया नहीं जाता। एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, जाते हैं, जो लोग साधते हैं अपने आप को। इफ़ दे एक्सपेल इम्प्योरिटी यू विल बिकम फ्री फ्रॉम ऑल फिल्थ, अगर तुम अपने अंदर से अपनी इम्प्योरिटीज़ निकाल दोगे ना, तो सारा कचरा निकल जाएगा तुम्हारा, जो बाहर का कचरा है वो भी तुम्हें टच नहीं कर पाएगा। एंड विल रीच द मार्वेलस लैंड ऑफ इलेक्ट, और तुम वहाँ पहुँचोगे जहाँ पर चुने हुए लोग पहुँचते हैं। फॉर नॉट विथ सच व्हीकल्स, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए आपको ये, उस समय तो हाथी घोड़े चलते थे, हाथी खच्चर घोड़े ये सब से नहीं जा सकते वहाँ पर। डू वी रीच द अनट्रोडन लैंड, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग, बहुत कम लोग जाते हैं। वेदर गोज़ द टेम्ड वन, वहाँ जाता है वो इंसान जो अपने आप को टेम्ड करके रखता है, मतलब डोमेस्टिकेट करके रखता है, न ज़्यादा खाना पीना, न दारू, न पी, इस तरह की चीज़ें जो नहीं अपने आप को इन्वॉल्व करता। विथ वेल सबड्यूड सेल्फ, जिसका सेल्फ उसके सबड्यूड है, जो उसके कंट्रोल में है। आई शैल गो टू द मोशनलेस टू द अनशेकेबल विथ विच नथिंग कैन बी कंपेयर्ड, मैं ऐसी दुनिया में जाऊँगा जिससे किसी भी चीज़ की तुम कंपैरिजन कर नहीं सकते। देयर इज़ अ डोमेन, एक ऐसी जगह है, वेयर देयर इज़ नीदर अर्थ नॉर वाटर, जहाँ पर पानी भी नहीं है, धरती भी नहीं है, नीदर फायर नॉर एयर, वहाँ पर आग और हवा भी नहीं है, वहाँ पर बाउंडलेस स्पेस भी नहीं है, बाउंडलेस कॉन्शियसनेस भी नहीं है, सन और मून भी नहीं है वहाँ पे। दिस मॉन्क आई कॉल नीदर कमिंग नॉर गोइंग, और वहाँ पर ना आना है ना जाना है, मरना वरना नहीं है वहाँ पर। नीदर अराइजिंग नॉर पासिंग अवे, वहाँ जगना और ख़त्म होना भी नहीं है। इट इज़ विदाउट बेसिस, उसके पीछे कुछ नहीं है, वही सब चीज़ का बेसिस है। विदाउट कंटिन्यूएशन, विदाउट फाउंडेशन, ऐसा नहीं कि वो चल रहा है फिर ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ जस्ट दिस विच इज़ द एंड ऑफ सफरिंग, ये वही है जहाँ पर हमारी सारी सफरिंग ख़त्म होती है। बुद्ध कह रहे हैं अपने लिए, आई पेनिट्रेटेड द पीसफुल स्टेट, मैंने घुस गया हूँ, मैंने चोट करके अंदर घुस गया हूँ एक पीसफुल स्टेट में। टू द ब्लिसफुल सेसेशन ऑफ ऑल प्रोडक्शंस, जो मेरे माइंड के अंदर में ढेर सारे प्रोडक्शंस होते थे,
उसका शांति के स्टेट में मैं घुस गया हूँ। अंडरगो एलिमिनेशन द ब्लिसफुल ट्रैंक्विलाइजेशन ऑफ परसेप्शन। अब मेरे अंदर में जो परसेप्शन बार बार होता था, दुनिया को मैं परसीव करता था, वो भी शांत हो गया है। ब्लिसफुल परसेप्शन की शांति आ गई है। अटेन द इनकम्पैरेबल सिक्योरिटी, और अब मैंने वो सिक्योरिटी हासिल की है जिसको आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। दे केम टू नो द एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ निब्बाना। बुद्ध उस एब्सोल्यूट स्टेट को एक्सपीरियंस करने के लिए जान चुके हैं। ही हु कास्ट्स ऑफ द बर्डन द लिबरेटेड वन गोज़ टू रेस्ट। जो अपने बर्डन्स को उठा के फेंक देता है, ऐसे ही लिबरेटेड लोग शांति को पाते हैं। ऐसा शांत आदमी रहता है ना, फिर वो उसका हाथ जिस चीज़ को छूता है, चाहे बिजनेस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो, वो चमत्कार होता है वो। लेकिन वो चमत्कार करना नहीं चाहता, फिर भी होता है। आज हम लोग किसी स्कूल में गए थे, उस आदमी से मैंने पूछा कि अच्छा आप स्कूल खोल रहे हैं, इतना अच्छा स्कूल खोल रहे हैं। उसने मुझे करिकुलम दिखाया, बिल्डिंग दिखाई। मैंने कहा मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे के लिए ही शुड फॉल इन लव विद बुक्स और स्टडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। उसके लिए क्या है? बोलता हमारे पास ट्रेनिंग है टीचर्स की। मैंने कहा लेकिन टीचर्स तो खुद परेशान रहते हैं ना, कि टीचर जब डांटते हैं बच्चे को, बोलते हैं हाँ टीचर्स आते हैं बेचारे, बैगेज लेकर आते हैं अपने घर से। फिर मैं रिप्पी से कह रहा था कि देखो, जब शांति का कोई जुगाड़ होगा तभी तो टीचर्स शांत होंगे। जब टीचर्स शांत होंगे तो अब वो शांति बच्चों तक ट्रांसफ़र होगी। जब बच्चे शांत होंगे तो फिर वो पैशनेट होंगे। कम से कम हमारे बच्चे तो पैशनेट हैं, हमारे टीचर्स तो हैं। यहाँ से शुरुआत होती है टीचिंग की। कल और पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों जिन्होंने हमारा ये वीडियो देखा। नए फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने और दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। स्पिरिचुअल चैनल है, हम कोशिश करते हैं कि आपको लाइफ की कोर के बारे में समझाएं और उसके ज़रिए आपको और भी चीज़ों में हेल्प हो। और आज हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड मुकेश सहोत्रा जी के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने आज हमारी संस्था को डोनेशन भेजा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।